आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और आज हम लोग का इस चैप्टर का लेक्चर 6 है और ये हमारा आज लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि दहन एवं ज्वाला क्या होता है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। यही दो टॉपिक बच गया है, बाकी सब जो है कवर हो चुका है पहले ही। तो लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसमें वीडियो दिखाई देगा, साथ में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे आज कि दहन क्या होता है, ज्वाला क्या होता है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यही चारों के बारे में आज पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि दहन क्या होता है। दहन तो हम लोग आम जिंदगी में डेली देखते हैं कि किसी न किसी वस्तुओं को कि वो जो है जब गर्म किया जाता है तो एक समय बाद जलना शुरू कर देती है और बस किसी वस्तु का जलना ही दहन कहलाता है। ये कोई बड़ी चीज है नहीं, किसी भी पदार्थ का जलना दहन कहलाता है। लेकिन दहन की क्रिया जो है वो किसी विशेष परिस्थिति में होती है। वो विशेष परिस्थिति क्या होता है, सबसे पहले तो ये लिख देंगे यहाँ पे कि किसी पदार्थ का पोषक पदार्थ की उपस्थिति में, पोषक पदार्थ की उपस्थिति में ज्वलन ताप प्राप्त कर जल उठने की क्रिया दहन कहलाती है। दहन कहलाती है। तो यदि कोई वस्तु पोषक पदार्थ की उपस्थिति में जल उठती है और जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करती है तो उसे हम लोग दहन कहते हैं। यही है दहन की क्रिया। कोई बड़ी चीज है नहीं दहन। लेकिन यहाँ से देखिए समीकरण से हम समझेंगे क्या कि यहाँ पे सबसे पहले में कार्बन जो है इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, तो ये एक दहन हो गया। यहाँ पे देखिए सल्फर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर जो है SO2 बनाते हैं और ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। बहुत सारा एग्जांपल है। ये मेथेन गैस जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊष्मा उत्पन्न करता है। बेंजीन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये सब दहन के एग्जाम्पल है। यहाँ से देखिए, लेकिन कुछ वस्तु जो होता है, कुछ वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं बल्कि कोई अन्य पदार्थ की उपस्थिति में भी जल उठता है। अधिकतर जो सामान्यतः दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाएगी तो दहन की क्रिया बंद हो जाएगी। लेकिन कुछ जो तत्व है वो ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के अलावा किसी अन्य तत्व की उपस्थिति में भी जल उठते हैं। जैसे कि यह एंटीमनी जो है वो क्लोरीन की उपस्थिति में भी जल उठता है और बनाता क्या है, SbCl3 और साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसके अलावा एक मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम तत्व को जो है नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी जलाया जा सकता है। जहां पे ऑक्सीजन ना हो, केवल नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी इसे जलाया जा सकता है और बनता क्या है, Mg3N2 और साथ में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से किसी पदार्थ को पोषक पदार्थ की उपस्थिति में, किसी पदार्थ को पोषक पदार्थ की उपस्थिति में जलाएंगे। पोषक पदार्थ इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ पे हम ऑक्सीजन भी लिख सकते थे लेकिन हम ऑक्सीजन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही सारे पदार्थ नहीं जलते हैं। कुछ पदार्थ जो है ऑक्सीजन के अलावा कोई अन्य तत्व की उपस्थिति में भी जल उठते हैं। तो इसलिए इसका परिभाषा ये हो जाएगा कि जब कोई पदार्थ पोषक पदार्थ की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करेगा तो उस क्रिया को हम दहन कहेंगे। जब कोई पदार्थ पोषक पदार्थ की उपस्थिति में ज्वलन ताप प्राप्त कर जलना शुरू कर देता है उसे हम लोग दहन कहते हैं। और दहन के ये सारे एग्जाम्पल हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला है दहन के लिए आवश्यक शर्त। तो यदि कोई वस्तु जले, इसके लिए आवश्यक शर्त क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जलने वाला कोई वस्तु होना चाहिए। तो पहला हो गया दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। यदि दहन की क्रिया हमें देखना है तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि वहां पर कोई दहनशील पदार्थ उपस्थित रहे। जैसे इसमें क्या हो सकता है, लकड़ी, कागज, जलने वाले पड़ोसी भी होते हैं। और क्या हो सकता है, बहुत सारा है, मीथेन गैस, ये सब कुछ जो है जो पदार्थ जल सकता है वही दहनशील पदार्थ। और दहनशील पदार्थ की उपस्थिति अनिवार्य है दहन के लिए। इसके अलावा पोषक पदार्थ, तो पोषक पदार्थ में क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन गैस। ये तीनों जो है दहन के पोषक पदार्थ है। इन तीनों की उपस्थिति में दहन की क्रिया होती है।
इसके अलावा और क्या शर्त है लास्ट? तो लास्ट है ज्वलन ताप की प्राप्ति। देखिए ज्वलन ताप पहले समझते हैं होता क्या है। तो यदि हम किसी पदार्थ को, जैसे यहाँ पे कोई पदार्थ है और इसको गर्म करना शुरू कर दें तो ये तुरंत जलना शुरू नहीं होता है, ये कुछ समय तक पहले गर्म होता है और गर्म होते 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 एक निश्चित तापमान के बाद और गर्म करते हैं तो वो जल उठता है। किसी पदार्थ को जब हम गर्म करना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं कि जैसे ही गर्म करना शुरू किया वो जलना शुरू हो जाएगा, पहले उसको गर्म करना शुरू करते हैं, वो धीरे धीरे इसका तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ते जाता है, एक समय के बाद अगर हम और ताप बढ़ाते हैं तो वो जलना शुरू कर देता है। तो जैसे ताप को हम यहाँ से बढ़ाते जा रहे हैं और ज्यादा बढ़ाएंगे तो जल उठेगा, लेकिन वह न्यूनतम ताप जहां से जलना ही शुरू हुआ है, जैसे यहाँ से बढ़ते गए तापमान बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते बढ़ाते यही इसके बाद जैसे ही बढ़ा रहे हैं जल उठ रहा है, तो यानी कि ये जो तापमान है इसी तापमान को हम लोग कहते हैं ज्वलन ताप। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जल उठता है उसे हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जल उठता है उसे क्या बोलेंगे? ज्वलन ताप। यहाँ पे इसका परिभाषा लिख देते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जल उठता है वह उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग होता है। सबसे कम होता है कागज का, जैसे ही हम लोग गर्म करते हैं जल उठता है तो कागज का ज्वलन ताप कम। यदि एक मोटा लकड़ी को जलाना शुरू करें तो इसको जलने में बहुत टाइम लगता है, ज्यादा तापमान देना पड़ता है, यानी कि इसका जो है ज्वलन ताप ज्यादा होता है। तो जिसका ज्वलन ताप कम होगा उसे उतना ही आसानी से जलाया जा सकता है, जबकि जिसका ज्वलन ताप ज्यादा होगा उसे उतना ही कठिन होगा जलाना। तो ज्वलन ताप का मतलब होता है वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे। अब कोई जल्दी जल ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा ताप देना पड़ रहा है, इसका मतलब उसका ज्वलन ताप ज्यादा है, और ज्वलन ताप ज्यादा है तो उसे जलाना कठिन होगा। तो इस तरह से दहन के तीन आवश्यक शर्त है। पहला क्या? तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति अनिवार्य है, यदि किसी चीज को हम जलाना चाहते हैं तो जलने वाला तो चाहिए, तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। और दूसरा पोषक पदार्थ की उपस्थिति जो दहन का पोषण करे, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन और नाइट्रोजन। और इन दोनों की उपस्थिति में भी दहन की क्रिया नहीं होगी जब तक हम उसे गर्म नहीं करेंगे। गर्म करने के बाद ना कोई पदार्थ जलता है, तो फिर लास्ट में आता है ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी कि हम किसी पदार्थ को तब तक गर्म करें जब तक कि उसकी ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाए तो वो जलना आरंभ करेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तो ये है दहन के लिए आवश्यक शर्त। हालांकि ये जो है 8वीं कक्षा में भी पढ़ना होता है, लेकिन 10th क्लास में थोड़ा सा अगर दिया हुआ है सिलेबस में तो पढ़ लेने में क्या जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्वलन ताप क्या होता है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब है ज्वाला। अच्छा देखिए, हम लोग जो है जलते हुए चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो देखे होंगे कि कोयला जब जलता है तो इस तरह से लौ नहीं दिखाई देता है आग का। कोयला जल रहा है तो लौ नहीं दिखाई दे रहा है, गैस जल रहा है तो इस तरह से आग की लपटें दिखाई दे रही है, जिसे हम लोग लौ कहते हैं। और मोमबत्ती भी जलता है तो लौ दिखाई देता है। तो देखिए, जब ठोस पदार्थ, ये देखिए कोयला किस अवस्था में होता है? ठोस। तो जब ठोस पदार्थ जलता है तो लौ उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि ज्वाला की उत्पत्ति नहीं होती है। ये जो रेड रेड दिखाई देता है ना आग की लपटें, उसी को हम लोग ज्वाला कहते हैं। तो जब ठोस पदार्थ जल रहा है कोयला, तो कोयला के जलते समय ज्वाला की उत्पत्ति नहीं होती है, और ये ठोस अवस्था है। ध्यान दीजिएगा, अवस्था जरूरी है पहचानना, यहाँ पे समझिएगा आगे। ये गैसीय अवस्था में है, तो जब गैसीय अवस्था में कोई पदार्थ जलता है तो इसमें लौ की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ पे देखिए ठोस अवस्था में कोई जल रहा है तो लौ की उत्पत्ति नहीं हो रही, यानी कि ज्वाला नहीं है यहाँ पे। और गैसीय पदार्थ जल रहा है तो ज्वाला उत्पन्न हो रहा है। लेकिन ये देखिए, यहाँ तो मोम क्या है, मोम तो ठोस होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मोम जलता है तो मोम जलने के दौरान केवल ठोस अवस्था ही नहीं आता है, सबसे पहले ये जलता है तो इसके गर्मी से मोम यहाँ पे पिघली हुई अवस्था में मिलेगा, तो यहाँ पे तो ठोस रहेगा और यहाँ पे मोम द्रव अवस्था में। और इससे और जब गर्म होता है ना तो यहाँ पे आसपास जो है मोम गैसीय अवस्था में आ जाता है, और गैसीय अवस्था में आकर जब जलता है तो इस तरह से लौ दिखाई देते हैं आग के, जिसे हम लोग ज्वाला कहते हैं। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि ज्वाला तभी उत्पन्न होगा जब कोई गैसीय पदार्थ जलेगा। ऐसे ठोस पदार्थ जल रहा है तो ज्वाला की उत्पत्ति नहीं हो रही है, गैसीय पदार्थ जल रहा है तो ज्वाला की उत्पत्ति हो रही है। तो इसका मतलब ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ पे गैसीय पदार्थों का दहन होता है। सिंपल सा परिभाषा हो जाएगा इसका, ज्वाला वह क्षेत्र है, ज्वाला वह
क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ का दहन होता है, गैसीय पदार्थ का दहन होता है। ज्वाला वह क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ का दहन होता है। सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे कोयला में दहन ज्वाला उत्पन्न होने का मेन रीजन यही है कि कोयला डायरेक्ट ठोस अवस्था में ही जल जाता है। ठोस से न तो वो द्रव बनता है और ना ही गैस। जबकि हम किसी गैस को जलाते हैं तो उसमें ज्वाला उत्पन्न होती है, क्योंकि गैसीय अवस्था में जलना ही तो ज्वाला उत्पन्न होता है। और मोम तो पहले पिघल के द्रव में जाता है, फिर गैस में, और गैसीय पदार्थ ही जलते हैं। गैसीय मोम ही जलता है, इसलिए मोमबत्ती के जलने पर भी ज्वाला उत्पन्न होती है। तो इस तरह से ज्वाला के बारे में उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोग को। ज्वाला तभी उत्पन्न होगा जब कोई गैसीय पदार्थ दहन करेगा। आगे बढ़ेंगे तो ज्वाला के अलग अलग क्षेत्र देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे नीला दिखाई दे रहा है, एकदम नीला, यहाँ पे लाल, तो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं ज्वाला के, तो उसी को हम लोग ज्वाला के क्षेत्र कहते हैं। इसमें समझ में आएगा मोमबत्ती में आप लोग को। जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मोमबत्ती जलेगा तो सबसे पहले तो बताएं कि मोम जो है द्रव अवस्था में आता है, यहाँ से ये ठोस अवस्था में है और यहाँ से द्रव बनेगा, और द्रव बनने के बाद जब गैसीय अवस्था में आता है तब जलना शुरू होता है। तो जैसे ही मोम द्रव से गैस बनता है तो यहाँ पे आसपास का एरिया को घेर लेता है ऐसे, और घेर कर ऑक्सीजन पहुंचने ही नहीं देता है। जब मोम ठोस से द्रव बनता है और द्रव से गैस बनता है तो गैस बनकर इसे घेर लेता है, धागे को चारों तरफ से घेर लेता है, और मोमबत्ती का जो धागा होता है वो चारों तरफ से घिर चुका है। अब केवल मोम के वाष्प से अब उसके पास ऑक्सीजन पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन न पहुंच पाने के कारण, ऑक्सीजन इसके अंदर प्रवेश नहीं करता है, इसके कारण यहाँ पे दहन की क्रिया होती ही नहीं है, और दहन की क्रिया नहीं होने के कारण ये काला दिखाई देता है, और इसे ही हम लोग काला क्षेत्र कहते हैं। तो काला क्षेत्र के बारे में हम और क्या कह सकते हैं कि ताप एकदम नहीं होता है, ताप सबसे कम, ताप जो है सबसे कम होता है इस क्षेत्र में। और क्या बोल सकते हैं, दहन होता ही नहीं है, दहन नहीं होता है काला क्षेत्र में, दहन नहीं होता है। ज्वाला का वह क्षेत्र जहां पे गैसीय पदार्थ का दहन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, काला क्षेत्र। इसका तापमान सबसे कम होता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको, आंतरिक क्षेत्र। इसके ऊपर आता है लाल या पीला, दोनों लगभग एक ही जैसा है, लाल या पीला। कहीं कहीं तो लाल और पीला अलग अलग करके नहीं बताया जाएगा। तो लाल और पीला जो क्षेत्र होता है इसमें गैसीय पदार्थों का दहन तो होता है, लेकिन पूरी तरह से दहन नहीं होता है, अल्प मात्रा में दहन होता है, यानी कि इसमें दहन नहीं हुआ। और दोनों में हम बात कर रहे हैं अपूर्ण दहन होता है, अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन के कारण जो है कम ताप होती है, कम ताप, कम ताप। ये जो लाल या पीला क्षेत्र है यहाँ पे गैसीय पदार्थों का पूरा पूरा दहन नहीं होता है, अपूर्ण दहन होता है, क्योंकि वहां भी ऑक्सीजन पहुंचते हैं लेकिन उतना नहीं पहुंचता है ताकि अच्छे से दहन की क्रिया हो सके। तो यहाँ पे जो है अपूर्ण दहन होता है, और अपूर्ण दहन के कारण यहाँ पे तापमान भी कम होती है, यानी कि न ज्यादा होता है और ना ही कम। लेकिन जैसे ही इससे बाहर वाला क्षेत्र में आएंगे, जो नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये सब जो क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, बाहर से ऑक्सीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इस क्षेत्र में जो है ऑक्सीजन की ज्यादा उपस्थिति के कारण दहन की क्रिया पूरी तरह से होती है, यानी कि जो बाह्य क्षेत्र है, बाह्य क्षेत्र, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पूर्ण दहन होता है, पूर्ण दहन। और पूर्ण दहन के फलस्वरूप तापमान जो है सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा। तो हम बारी बारी करके फिर से एक बार परिभाषा के साथ बता देते हैं कि ज्वाला का वह क्षेत्र जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, यानी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और दहन की क्रिया नहीं होती है, उसे हम लोग काला क्षेत्र कहेंगे। इसका तापमान सबसे कम होता है। और दूसरा क्या होता है, तो ज्वाला का वह क्षेत्र जहां पे ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचती है, इसलिए अपूर्ण दहन होता है, और अपूर्ण दहन के कारण कम तापमान होता है, उसे हम लोग कहते हैं लाल या पीला क्षेत्र। और लास्ट बच गया वो है बाहर वाला क्षेत्र, और बाहरी क्षेत्र को जो है नीला क्षेत्र भी कहा जाता है। और नीला क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है वहां पे, और तापमान सबसे ज्यादा होता है। तो ये हो गए हमारे ज्वाला के क्षेत्र। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा ज्वाला क्या होता है और ज्वाला के क्षेत्र क्या होते हैं। अब इसके बाद हम लोग को करना है परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है, और रासायनिक गुण में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब भौतिक गुण और रासायनिक गुण पकड़ेंगे कैसे,
तो हम अपने बाह्य ज्ञान इंद्रिय जैसे कि आंख से देखकर, छूकर, सूंघकर, इन सभी ज्ञान इंद्रियों से हम किसी पदार्थ के गुण का पता लगाते हैं, तो वह गुण उसका भौतिक गुण कहलाता है। और इस भौतिक गुण में यदि उसमें परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। देखिए वैसा परिवर्तन जैसे पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जल को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, बर्फ। बर्फ पिघल के जल बनता है और जल को गर्म करते हैं तो बन जाता है वाष्प। देखिए यहाँ पे जो है बर्फ अलग चीज है, जल अलग चीज है, और वाष्प जो है अलग चीज है। परिवर्तन हो रहा है, जल को गर्म कीजिए तो वाष्प बनता है, ठंडा कीजिए तो बर्फ बनता है। तो परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन क्या इसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक संगठन मतलब इसका सूत्र देखने से पता चल जाएगा। जल का सूत्र क्या होता है? तो H2O। बर्फ का भी क्या होगा? H2O। और जलवाष्प का भी क्या होगा? H2O। तो यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O, यानी कि इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। H2O के अलावा ऐसा नहीं है कि बर्फ बनाए तो फिर इसका दूसरा सूत्र बन जा रहा है, या फिर कोई नया तत्व उसमें शामिल हो जा रहा है, या फिर जलवाष्प बनने के क्रम में कोई नया तत्व शामिल हो जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और ऐसे परिवर्तन को हम लोग कहेंगे भौतिक परिवर्तन। बर्फ से जल बनना भौतिक परिवर्तन, जल से वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन, वाष्प से जल बनना भी भौतिक परिवर्तन है, और फिर जल से बर्फ बनना भी जो है, ये सब भौतिक परिवर्तन है। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन ही है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जिसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं हुआ उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अच्छा देखिए, चावल से भात बन जाना, चावल से भात बन जाना, ये जो है भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चावल को गर्म करके बस उसको जो है मुलायम बना दिया है, वो भात बन गया है, और कुछ उसमें हुआ नहीं है। फिर जब उसको हम सुखाएंगे धूप में तो फिर टाइट होकर चावल बन जाएगा, यानी कि उल्टा प्रक्रिया इसमें लागू हो सकता है। तो ये भी जो है भौतिक परिवर्तन है। अच्छा, भौतिक परिवर्तन को एक और तरीके से परिभाषित किया जाता है कि यदि हम कारण को उल्टा करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। जैसे कि बर्फ से जल बना कब? जब हम इसको गर्म किए। बर्फ को गर्म करेंगे तो जल बन जाएगा, और फिर जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। यानी कि परिवर्तन जिस कारण से हो रहा है उस कारण को हटा देंगे तो पदार्थ अपनी अवस्था में आ जाएगा, और ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन के इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल खोजे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला, मोम का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जितना भी अवस्था परिवर्तन है, रंग परिवर्तन, ये सब भौतिक। अगला देखिए, अगला है रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है कि रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। जैसे कि सबसे पहले तो अभी दहन पढ़े हम लोग, कार्बन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो CO2 बनता है। देखिए ये कार्बन अलग रसायन है, ऑक्सीजन अलग रसायन है, और दोनों मिलकर जो ये CO2 बन रहा है ये अलग रसायन है। ये कार्बन है ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक अलग रसायन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक संगठन में परिवर्तन बिल्कुल हो रहा है यहाँ पे। और जिसमें रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है उसे भौतिक, और रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो रहा है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक और देखिए, H2 और प्लस O2, ये बनता है आपका जल। 2H2 प्लस O2 मिलकर बनाते हैं 2H2O, यानी कि जल। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है? तो यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन गैस अलग रसायन है, ऑक्सीजन अलग रसायन है, और दोनों मिलकर क्या बन जा रहा है? H2O, ये एक अलग रसायन है। लेकिन सामान्यतः देखा क्या जाता है कि रासायनिक परिवर्तन में कारणों को उल्टा करने से पहले जैसा पदार्थ प्राप्त नहीं होता। जैसे ये में देख लीजिए, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिए, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, उसमें उत्पन्न हो गया। राख जो बचा, राख को ठंडा करने से क्या पहले जैसा बन जाएगा? कागज हम लोग जलाते हैं तो जलने के बाद राख बचता है, तो गर्म करके जलाए थे तो राख बना, तो ठंडा करके फिर से कागज बन जाना चाहिए। ठंडा करते हैं तो फिर से कागज नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में कारण को उल्टा करने पर पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, और इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना, ये रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का जन्म, दही से हम लोग दूध नहीं प्राप्त कर सकते। ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में सबसे पहले तो जितना भी दहन की क्रिया है सब आ जाएगा। जितना दहन है वो सब रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं सब रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा जंग लगना, हालांकि जंग लगना भी तो रासायनिक ही अभिक्रिया है। हम एक बार बता दिए तो आप समझिए कि जितना भी अभिक्रिया है वो सब आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन में, जंग लगना। अच्छा, भोजन का विकृत गंधिता, भोजन का विकृत गंधिता, ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। क्योंकि एक बार यदि भोजन में विकृत गंधिता आ गया, यानी कि गंध खराब हो गया, यानी खट्टा हो गया, तो वो फिर से सही होने वाला नहीं है। चाहे आप कोई भी कारण उल्टा सीधा करके थक जाइए, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला
नहीं है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को स्पष्ट कर पा रहे होंगे आप अंतर को, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। अगर आप अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पदार्थ H2O परिवर्तित होकर जल बना पदार्थ H2O, परिवर्तित होकर वाष्प बन गया फिर भी पदार्थ क्या है H2O। अर्थात भौतिक परिवर्तन में किसी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। कि कार्बन अलग है ऑक्सीजन अलग है, नया ना बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो हम लोग बहुत सारे अंतर समझ चुके हैं, तो चलिए हम अंतर को भरना शुरू करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है। और इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। यह उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय, यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय होने का मतलब क्या है कि कारण को उल्टा करने पर फिर अपने अवस्था में आ जाना ही क्या कहलाता है, उत्क्रमणीय। जबकि जो है इसमें ऐसा नहीं होता है, यह जो है अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें रासायनिक संगठन नहीं बदलते हैं, इसमें रासायनिक संगठन नहीं बदलते हैं। इसमें रासायनिक संगठन बदल जाते हैं, इसमें रासायनिक संगठन जो है वो बदल जाते हैं। संगठन बदल जाते हैं। देखिए इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। यह उत्क्रमणीय होता है, यानी कि कारण को उल्टा करेंगे तो फिर से वो अपनी अवस्था में आ जाएगा पहले जैसा। और ये अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि कारण को उल्टा कीजिएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अपनी अवस्था में आए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसमें रासायनिक संगठन नहीं बदलते हैं, यानी कि रासायनिक सूत्र वगैरह नहीं बदलेगा, संरचना नहीं बदलेगा, और इसमें रासायनिक संगठन बदल जाता है। एक लास्ट लिख देते हैं और कि इसमें यानी कि यदि भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। और इसमें क्या होता है कि भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन होता है, इसमें भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन होता है, दोनों गुणों में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुण में परिवर्तन होता है। कैसे, ध्यान से देखिए, ये जो लास्ट वाला है समझना बहुत जरूरी है। अभी जो लिखे हैं इसमें केवल भौतिक गुण बदलते हैं, जबकि इसमें भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुण बदल जाता है। यहाँ पे देखिए ये रसायन H2 है और O2 बन गया H2O, तो रासायनिक गुण तो बदले ही बदले, रासायनिक संगठन बदल गया मतलब उसका रासायनिक गुण बदल गया, लेकिन भौतिक गुण भी बदला है। वो कैसे, तो देखिए भौतिक गुण क्या बदला, तो ये पहले क्या है, गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैसीय अवस्था में, और जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिला बन गया H2O, जो कि जो है द्रव अवस्था में है। तो ये दोनों है गैस और ये बन गया द्रव। तो भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, रासायनिक गुण में भी परिवर्तन हुआ और भौतिक गुण में भी परिवर्तन हुआ। यानी कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। तो इस तरह से जो है आज का क्लास यहीं तक था, चैप्टर खत्म हो गया। यानी हम लोग को जो जितना पढ़ना था उतना इस चैप्टर में पढ़ लिए हैं, इससे ज्यादा बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इसके बाद हम लोग जो है
इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ले आएंगे, यहीं पे ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ कराया जाएगा। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।